हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में भारतीय आर्थिक वातावरण का बदलता स्वरूप पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इजी कॉमर्स ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय आर्थिक वातावरण का बदलता स्वरूप। भारत सरकार ने जुलाई 1991 से देश की आर्थिक संकट से उबरने के लिए और देश की आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए आर्थिक सुधार की नीति को अपनाया। 1991 का वर्ष भारत के आर्थिक इतिहास को परिवर्तित कर गया। इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर विदेशी मुद्रा का संकट, उच्च राजकोषीय घाटा एवं मूल्य वृद्धि की समस्या आई। भारत का विदेशी मुद्रा का भंडारण घटकर एक सप्ताह के आयात के बराबर रह गया था। ऐसा लगने लगा था कि भारत अपने ऋण की अदायगी न करने जैसी शर्मनाक स्थिति में आ जाएगा। इस स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम शुरू किया, जो एलपीजी के नाम से जाना जाता है। देखिए, 1991 के पहले हमारे आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडारण था वो खत्म हो चुका था। हमारे उद्योग धंधे कोई प्रगति नहीं कर पा रहे थे और हमारा देश ऐसी स्थिति में आ गया था कि शायद अपने ऋण का भुगतान भी न कर पाए। ऐसी कठिन परिस्थिति में हमारी सरकार ने कुछ निर्णय लिए और वह ऐतिहासिक निर्णय थे। आर्थिक सुधार में उस समय हमारे देश के वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह थे और कुछ ऐसे निर्णय जिसमें भारत को एक नई दिशा प्रदान की, और इसमें सबसे मुख्य एलपीजी था। इसका मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, इसका मतलब एलपीजी, एल अर्थात लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का विकास किया। इनसे संबंधित आर्थिक नीति बनाई जिन्होंने हमारे भारत के आर्थिक विकास को गति प्रदान की। आइए अब देखते हैं उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। उदारीकरण से अभिप्राय व्यवसाय व उद्योगों को विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त कराना। अर्थात उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार द्वारा अपनाई गई ऐसी नीति जिस पर सरकार ने उद्योग धंधों पर, कंपनियों पर जो अनावश्यक प्रतिबंध लगाए रखे थे, जो अनावश्यक नियंत्रण लगा रखे थे, जिससे कि व्यापार का विकास नहीं हो पा रहा था। नए नए उद्योगपति आगे नहीं आ पा रहे थे। परिणाम स्वरूप सरकार ने इसको प्रोत्साहन देने के लिए, नए नए उद्योगों को आगे आने के लिए, देश का आर्थिक विकास करने के लिए उदारीकरण की नीति अपनाई गई। और जो अनावश्यक प्रतिबंध थे, जहां आवश्यक है, सरकार ने उनका प्रतिबंध जारी रखा, उनको अपने हाथ में रखा। परंतु जो उद्योग धंधे जिनका खुलना आवश्यक है, जिसके कारण रोजगार में वृद्धि होती है, सरकार ने उन आवश्यक नियंत्रण प्रतिबंध लगा रखे थे, उन पर ढील दे दी गई। अब इसकी विशेषता को देखते हैं। पहला, अधिकतर उद्योगों में लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त करना। अगला, व्यवसायिक क्रियाओं के पैमाने का स्वतंत्र निर्धारण करना। अगला, वस्तुओं और सेवाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। अगला, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण में स्वतंत्रता। अगला, कर दरों में कमी। आयात निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना। अब निजीकरण देखते हैं, प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण से अभिप्राय सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका को कम कर निजी क्षेत्रों की भूमिका में बढ़ोतरी करना है। अर्थात नए उपक्रम को सार्वजनिक क्षेत्र की बजाय निजी क्षेत्र में स्थापित करना ही निजीकरण है। इतना ही नहीं, बल्कि जिन वस्तुओं का उत्पादन पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था, उनके उत्पादन से सार्वजनिक क्षेत्र को वंचित करना अथवा उन्हें वंचित किए बिना ही उनके उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान करना ही निजीकरण कहलाता है। अब इसकी विशेषता को देखते हैं। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी तथा निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करना। अगला, सरकार पर राजकोषीय बोझ कम करना।
अगला आर्थिक विकास की गति को तेज करना। अगला उपक्रम के प्रबंध को बेहतर करना। अगला सरकारी कोषों में वृद्धि करना। अब लास्ट पॉइंट वैश्वीकरण को देखते हैं। वैश्वीकरण से अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु अथवा सेवाओं, रीति रिवाजों, भाषा, संस्कृति और पहचानों के विनिमय से है। इसकी विशेषता को देखते हैं। सभी देशों में वस्तुओं व सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह। अगला सभी देशों में पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह। अगला सभी देशों में सूचनाओं एवं तकनीकी का स्वतंत्र प्रवाह। सभी देशों में लोगों का स्वतंत्र आना जाना। अगला सभी देशों में समान झगड़े निवारण विधि। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।